नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग के बिहार दौरे से टेंशन में आई नीतीश सरकार की, बिहार की वोटर लिस्ट में सामने आई बड़ी धांधली की, देखेंगे उत्तराखंड में क्यों गूंज रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे, अमित शाह के दौरे का कहां हुआ विरोध, जानेंगे शिंदे की शिवसेना को ठाकरे ने क्यों कहा नकली शिवसेना, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव से पहले एनडीए को झटका, आरजेडी में शामिल हुए जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार, तेजस्वी यादव ने वर्चुअली दिलाई सदस्यता। करूर रैली की जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने गठित की एसआईटी, सीबीआई जांच की याचिका की खारिज, एक्टर विजय और उनकी पार्टी टीवीके को लगाई फटकार। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने बनाई मजबूत पकड़, दूसरे दिन का खेल खत्म होते समय पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाए, 286 रन की हुई लीड। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 223 अंकों की बढ़त के साथ 81,207 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 57 अंकों की बढ़त के साथ 24,894 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान का समय नजदीक आ चुका है। चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंचने वाली है, जहां वो सियासी दलों के साथ ही चुनाव अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के पटना पहुंचने से पहले एनडीए में जरूर चिंता दिख रही है। तो बिहार चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों पर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग की पूरी टीम आने वाली है। सियासी दलों को बैठक का न्योता भेज दिया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही बुलाया गया है। बैठक में वोटर लिस्ट से लेकर वोटिंग के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष सवाल जवाब करने को तैयार है। काउंटिंग के इंतजाम को लेकर भी सवाल होने हैं, क्योंकि महागठबंधन का दावा है कि 2020 में ही उसकी सरकार बन जाती अगर नतीजों में हेरफेर नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ होने वाली बैठक में इंडिया की तरफ से एसआईआर पर भी सवाल किए जाएंगे। वोटिंग लिस्ट में जो धांधलियां सामने आ रही हैं उसके जवाब भी मांगे जाएंगे। 4 और 5 अक्टूबर तक चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर रहेगी और यहां से लौटकर 6 अक्टूबर को बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में एनडीए सरकार आखिरी दांव खेलने में जुटा हुआ है। जब चुनाव आयोग के अधिकारी पटना में बैठक कर रहे होंगे तब नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद करते हुए बिहार के लिए कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। तो नीतीश कुमार ने 25,000 महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए यानी 2500 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। महिलाओं से ये भी कहा है कि चुनाव में ध्यान रखिएगा। नीतीश ने कहा, चुनाव आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। केंद्र के सहयोग से खूब काम हो रहा है। आज 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए और इस योजना का फायदा राज्य के हर एक परिवार को दिया जाएगा। देश में बिहार अकेला राज्य है जहां राज्य की किसी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के लिए पैसा केंद्र दे रहा है। नीतीश ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 6 अक्टूबर को बची हुई महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि 6 अक्टूबर को तो चुनाव का ऐलान होने की पूरी संभावना है, तो क्या चुनाव आचार संहिता के दौरान भी एनडीए की सरकार महिलाओं को कैश बांटती रहेगी? विपक्ष की तरफ से इस योजना को रिश्वत करार दिया जा रहा है और चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में इस पर रोक लगाने की मांग की है। चुनाव आयुक्त के दौरे से पहले एनडीए में बेचैनी दिखाई दे रही है, तो चुनाव आयोग के अंदर भी चिंता दिख रही है, क्योंकि बिहार की वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई है उसमें भी कई धांधलियां सामने आ गई हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के गया और पश्चिमी चंपारण जिले में चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है। इसने न सिर्फ एक बार फिर इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि वोटरों को चुनाव से पहले गहरे संकट में भी डाल दिया है। एक तरफ जहां गया में एक ही घर में 947 वोटरों के नाम दर्ज मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण के डुमरी गांव में जो हुआ वो भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल डुमरी गांव के गरीब राम और उनके परिवार के 4 सदस्यों समेत गांव के 15 जिंदा लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गुजरा हुआ बता दिया गया था। जब ये गलती सामने आई तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 30 सितंबर को जारी होने वाली फाइनल लिस्ट में ये गलती सुधार ली जाएगी। लेकिन फाइनल लिस्ट आने के बाद पता चला कि आयोग ने गलती सुधारने के बजाय एक और बड़ी चूक कर दी है। आयोग ने इन सभी 15 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। गरीब राम जैसे मजदूर वर्ग के वोटर अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि हम तो हमेशा से वोट देते आए हैं, मजदूरी करते हैं, अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कहां-कहां दौड़ते फिरेंगे। अब सवाल उठता है कि ये चुनाव आयोग की लापरवाही है या फिर जानबूझकर की गई गलती। अगर चुनाव आयोग आश्वासन देने के बाद भी गुजरे हुए लोगों को जिंदा बताने की जगह लिस्ट से ही हटा दे तो फिर सवाल उठना तो जायज है।
आयोग के इस रवैये पर ही विपक्ष लंबे समय से उसे घेरने का काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस लिस्ट पर कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अगर इस प्रक्रिया में कोई भी कमी या गलती पाई गई तो फिर पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाएगा। बिहार चुनाव में वोट चोरी का मामला बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है, तो उत्तराखंड में पेपर चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने आज राज्य में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज उठे। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। छात्रों का धरना भले ही सीबीआई जांच के आश्वासन पर समाप्त हो गया हो, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर धामी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। 3 अक्टूबर को कांग्रेस ने सीधे मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते हुए सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता, जिनमें कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, मुख्यमंत्री आवास से पहले ही भारी संख्या में तैनात पुलिस कर्मियों के लगाए गए बैरिकेड से रोक दिए गए। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाकर धामी सरकार के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया और धामी सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज पेपर लीक के चलते राज्य का युवा और उनके अभिभावकों में गुस्सा है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस आज उन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर है। इस डबल इंजन की सरकार में युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है और राज्य सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार के ढीले ढाले और लापरवाह रवैये की वजह से ऐसे घोटाले हो रहे हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। इस प्रदर्शन से बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामला बीजेपी सरकार की मुसीबत बन गया है, तो मुसीबत हरियाणा में भी बीजेपी की कम नहीं हो रही है। पहले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे सवालों में हैं और जब अमित शाह हरियाणा पहुंचे तो उनका भी विरोध किया गया। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे, लेकिन शाह के इस दौरे पर जमकर बवाल मच गया। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में शाह के कार्यक्रम को लेकर छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि एमडीयू को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भाजपा और आरएसएस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। आए दिन भाजपा के कार्यक्रम एमडीयू में करवाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। तो वहीं इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक मलिक ने कहा कि एमडीयू का एकमात्र कच्चा ग्राउंड है जहां स्टूडेंट और टीचर सैर करते हैं, लेकिन अमित शाह के कार्यक्रम के चलते ग्राउंड पर गाड़ी और रोलर चलाकर उसे खराब कर दिया गया। रातों रात सड़क बना दी गई। इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करके खिलाड़ी मेडल लाते हैं। इतना ही नहीं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के एमडीयू अध्यक्ष शुभम ने भी बीजेपी पर भड़कते हुए कहा कि राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रोजाना भाजपा का कोई न कोई कार्यक्रम होता है, जिसके कारण स्टूडेंट सफर करते हैं। अमित शाह के कार्यक्रम के चलते भी स्टूडेंटों को हॉस्टल में बंधक बना दिया गया है, जिसका छात्र विरोध करते हैं। विपक्ष तो पहले से ही बीजेपी पर मतलबी होने का आरोप लगाते आया है। ये कहते आया है कि बीजेपी को जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, और अब शाह के दौरे का नजारा विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए राह आसान नहीं दिख रही। महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं और इससे पहले शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने प्रदेश की महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला है और यह भी साफ कर दिया कि असली शिवसेना किसके पास है। तो क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी की परंपरागत दशहरा रैली में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। झमाझम बारिश के बीच ठाकरे ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, तो साथ ही शिवसेना यूबीटी को ही असली शिवसेना बताया। उन्होंने कहा, असली शिवसेना आज भी हमारे पास है। जो लोग सत्ता में हैं, वो महाराष्ट्र के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसानों और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। बीजेपी अमीबा जैसी हो गई है, जिसके शरीर में प्रवेश करने पर पेट में दर्द होता है और समाज में प्रवेश करने पर शांति भंग होती है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी नीतियां महाराष्ट्र और मराठी लोगों के खिलाफ हैं। ठाकरे ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान 2017 में किए गए कर्ज माफी का हवाला देते हुए सवाल किया कि अगर वो ऐसा कर सकते थे तो अब केंद्र और राज्य सरकार किसानों को जरूरी मदद क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वांगचुक देशभक्त हैं जिन्होंने सेना के लिए काम किया, लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी बातें कहना बंद कर दिया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया।
इसके अलावा ठाकरे ने मेट्रो, बांध और अन्य बुनियादी ढांचों के अधूरे काम पर भी सवाल उठाए और कहा कि मुंबई में बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भी उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, उनके मंत्री सुरक्षित हैं और विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उद्धव ठाकरे की तरफ से आरोपों की इन बौछार ने केंद्र और राज्य सरकार की कार्यशैली और मंशा पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। उद्धव ने अपनी रैली में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वांगचुक पाकिस्तान गए और नवाज शरीफ से मिले तो उन्हें देशद्रोही बता दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिना बुलाए पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ से मिले तो उन्हें क्यों देशद्रोही नहीं कहा जाए। वैसे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। वांगचुक की पत्नी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एनएसए के तहत पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हेबियस कॉर्पस दायर की है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। अब इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर कर केंद्रीय गृह मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है, गृह मंत्रालय मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक के खिलाफ झूठा नैरेटिव तैयार करने में लगा है। वांगचुक किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, फिर भी उन पर एनएसए जैसा कठोर कानून लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्हें दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है, उनके पीछे गाड़ी लगाई जा रही है और उनके स्टाफ के लोगों को हिरासत में लेकर उनसे मारपीट की जा रही है। मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। और सेकेंडली जो मेरे क्लोज उनको परसेप्शन है कि जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। वांगचुक की पत्नी के इन आरोपों ने सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। लद्दाख मामले में मोदी सरकार फंसती दिख रही है तो पाकिस्तान के साथ एक बार फिर टेंशन बढ़ती दिख रही है। रक्षा मंत्री से लेकर सेना चीफ के बयान इशारा दे रहे हैं कि एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है और इस बार पाकिस्तान का भूगोल ही बदल जाएगा। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर जंग हो सकती है। मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे। बाद में पाकिस्तान की तरफ से पलटवार की नाकाम कोशिश भी हुई, लेकिन इसमें भी उसे ही नुकसान उठाना पड़ा और अब दोनों देशों के बीच एक बार फिर से जंग हो सकती है। इसके संकेत सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिए। उन्होंने गुजरात तटरेखा के साथ लगे सर क्रीक इलाकों में पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे के हालिया विस्तार पर कहा कि अगर पाकिस्तान ने आक्रामक रुख अपनाया तो उसका इतिहास और भूगोल दोनों ही बदल दिया जाएगा। इस बार का जवाब निर्णायक होगा। रक्षा मंत्री के बयान के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं करता है तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जा सकता है। इस बार भारतीय सेना पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगी, वो नक्शे से भी मिट सकता है। अगर पाकिस्तान को भूगोल पर जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद को खत्म करना होगा। तो वहीं भारतीय वायुसेना चीफ एपी सिंह ने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि वायुसेना के हमलों ने पाकिस्तान के कम से कम 4 अलग अलग जगहों पर लगे रडार सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। 2 महत्वपूर्ण कमांड और कंट्रोल सेंटर नष्ट हुए, साथ ही कम से कम 2 हवाई अड्डों के रनवे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा 3 अलग अलग स्टेशनों पर 3 हैंगर भी क्षतिग्रस्त हुए। हैंगरों के क्षतिग्रस्त होने का मतलब है कि वहां रखे विमान भी प्रभावित हुए होंगे। उन्होंने बताया कि हमारे हमले में पाकिस्तान का एक C-130 हरक्यूलिस विमान, कम से कम 4 से 5 F-16 लड़ाकू विमान ध्वस्त हुए। ये विमान जमीन से उड़ ही नहीं पाए और हैंगर पर ही निशाना बना लिए गए। इसके अलावा एक अवाक्स को 300 किलोमीटर दूर मार गिराया गया। एक F-17 विमान भी सेना का निशाना बने। उन्होंने कहा कि 5 F-16 और F-17 विमानों को मार गिराने की पुष्टि हुई है। सेना की तरफ से शुरू हुए तीखे बयानों के बाद ये माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर जंग में बदल सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
भारतीय निर्यात पर ट्रंप के टैरिफ का कहर ढाना शुरू हो गया है। व्यापारियों ने कहा है कि इससे उनको काफ़ी घाटा हो रहा है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय व्यापारियों को सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। भाई वेट एंड वॉच मतलब वेट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।